कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के अंतर्गत विक्टर इमैनुअल के बारे में। इटली का एकीकरण जो हुआ उसमें विक्टर इमैनुअल के क्या योगदान रहा तथा काउंट काउर का योगदान क्या रहा। तो पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े मेजनी के बारे में, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग विक्टर इमैनुअल के बारे में और फिर काउंट काउर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे करके हम लोग पढ़ चुके हैं वियना सम्मेलन, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, फ्रांस के 1830 की क्रांति के बारे में तथा फ्रांस की 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक एक करके हमारा सीरीज चल रहा है। जो पिछला पार्ट नहीं देखें वो पिछला पार्ट देखते चलिए और एक एक करके समझते चलिए, जिससे कि लॉन्ग क्वेश्चन और भी जानकारी प्राप्त होते जाएगा और आप समझते जाएंगे कि किस तरह से इसका जो है कि पूरा इटली का एकीकरण, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ कैसे कैसे हुआ, पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पहला, यानी कि इससे पहले 62 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, ये 63वां क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, सार्डिनिया पिगमाउंट का नया शासक कौन बना? तो आंसर है विक्टर इमैनुअल। तो सार्डिनिया पिगमाउंट के बारे में समझते हैं, ये आखिर क्या है। तो सार्डिनिया पिगमाउंट इटली का एक राज्य है, जो कि ये खास एक राज्य था और भी इटली में अनेक राज्यों में बटा हुआ था, जैसे लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब राज्य था। उसमें सार्डिनिया पिगमाउंट एक राज्य था और विक्टर इमैनुअल इसका नया शासक बना। तो इससे पहले कौन शासक था तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि इसका शासक कौन था। थोड़ा जानकारी के लिए हम बता दें, इसका शासक था चार्ल्स अल्बर्ट। चार्ल्स अल्बर्ट के बाद फिर सार्डिनिया पिगमाउंट का नया शासक बना विक्टर इमैनुअल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टर इमैनुअल कैसा शासक था, मतलब किस विचार का था? तो आंसर देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का। ये राष्ट्र के बारे में इटली का एकीकरण चाहता था, इटली का एकीकरण करके एक शासन स्थापित करना चाहता था। ये देखिए, इसका इमेज भी है विक्टर इमैनुअल का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका हम लोग समझते जाएंगे, सारांश के रूप में भी समझेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका सारांश भी समझेंगे, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विक्टर इमैनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो आंसर में देखिए, काउंट काउर। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ही जो है कि अपना प्रधानमंत्री बनाया। और ये विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री जो बनाया काउंट काउर को, और काउंट काउर का एक विशेष योगदान रहा इटली का एकीकरण में। तो ये याद रखना है, पढ़ेंगे समझते जाएंगे कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो काउंट काउर को। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंट काउर कैसा प्रधानमंत्री था, किस सोच विचार का था, किस तरह का था? तो उसका अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये आंसर देखिए, काउंट काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी शासक था। काउंट काउर क्या था? तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था, एक कूटनीति जानता था और राष्ट्रवादी था, और यह इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंट काउर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? तो आंसर में है ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया ही इटली पर हावी था, यानी इटली पर पूरा कब्जा जमाया हुआ था, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जो है कि ऑस्ट्रिया का ही कब्जा था। इसीलिए काउंट काउर सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? तो ऑस्ट्रिया को। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध कब हुआ? फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध हुआ था, तो कब हुआ? तो याद रखना है 1853 से 1854 ईस्वी में। 1853 से 54 तक ये फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध चला था। याद रखना है, फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध हुआ था 1853-54 में। याद रखना है।
फिर इसको हम सारांश के रूप में भी समझेंगे और देखते जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर और समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के समर्थन में और क्रीमिया के विरुद्ध में अपनी सेना कौन भेज दिया। यहाँ फिर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के समर्थन में और क्रीमिया के विरुद्ध में अपनी सेना कौन भेज दिया। तो आंसर याद रखना, पिगमाउंट। पिगमाउंट यानी कि काउंट काउर, जो कि एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने क्या किया कि फ्रांस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के समर्थन में और क्रीमिया के विरुद्ध में अपनी सेना भेज दिया। तो पिगमाउंट राज्य से था, तो याद रखना है। और क्यों भेजा ये भी हम लोग समझेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले अगला क्वेश्चन है, फ्रांस क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई। तो क्रीमिया की हार हुई। और फ्रांस क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई, तो क्रीमिया की। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये काउंट काबूर सबसे बड़ी बाधा इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को मानता था और ऑस्ट्रिया से डायरेक्ट लड़ना आसान नहीं था। इसीलिए काउंट काबूर एक किसी का सहायता चाहता था जिसमें कि फ्रांस सक्षम था और फ्रांस ऐसे सहायता नहीं करता। इसलिए पिगमाउंट यानी काउंट काबूर ने दिमाग लगाया। उन्होंने फ्रांस क्रीमिया का जब युद्ध चल रहा था तो बिना कहे पिगमाउंट यानी काउंट काबूर ने अपनी सेना फ्रांस के समर्थन में और क्रीमिया के विरुद्ध में भेज दिया और बाद में फ्रांस से समर्थन लेकर के ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया था। तो ये एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, इसीलिए तो याद रखना है कि फ्रांस के समर्थन में और क्रीमिया के विरुद्ध में अपनी सेना कौन भेज दिया, तो पिगमाउंट ने अर्थात काउंट काबूर ने। और ये भी फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रांस क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई, तो क्रीमिया की। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके समझते जाना है। ऑब्जेक्टिव भी होते जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी होते जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में किसे बुलाया गया। फ्रांस क्रीमिया का युद्ध जब समाप्ति हो गया तो एक सम्मेलन क्या था, शांति सम्मेलन। कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो उसमें किसको बुलाया, ऑस्ट्रिया के साथ पिगमाउंट को भी बुलाया। यानी कि फ्रांस पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ उसमें ऑस्ट्रिया को भी बुलाया गया और साथ साथ पिगमाउंट को बुलाया गया। पहले पिगमाउंट को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब फ्रांस का समर्थन किया पिगमाउंट ने, तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ साथ पिगमाउंट को भी बुलाया। तो याद रखना है, फिर समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सम्मेलन में पिगमाउंट ने इटली पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कहता है क्वेश्चन क्या है, किस सम्मेलन में पिगमाउंट ने इटली पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो पेरिस के शांति सम्मेलन में। इसको समझते हैं, जब पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ तो ऑस्ट्रिया को भी बुलाया गया और पिगमाउंट को भी, यानी काउंट काबूर भी गया। तो वहाँ पर ये काउंट काबूर ने इटली का बात यानी कि पिगमाउंट का बात छेड़ निकाल दिया कि ऑस्ट्रिया जो है इटली पर जो है कि अपना हस्तक्षेप करता है, उसको गैर कानूनी घोषित किया। और यह हुआ पेरिस का शांति सम्मेलन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर ने फ्रांस के किस शासक से संधि की। फ्रांस के किस शासक से संधि की, तो नेपोलियन तृतीय से। उस समय नेपोलियन तृतीय फ्रांस के शासक थे। फ्रांस के 1848 की क्रांति के बारे में आप जो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नेपोलियन तृतीय शासक बना, नया शासक। तो जो नहीं देखे हैं वीडियो फ्रांस के 1848 की क्रांति 1830 की क्रांति, वो देखें तो भी समझ में आएगा। तो उस समय नेपोलियन तृतीय से काउंट काबूर में संधि किया था और ये संधि के तहत फ्रांस ने सहायता किया था पिगमाउंट का। तो फिर देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और पिगमाउंट के बीच क्या समझौता हुआ। यहाँ पर मिस हो गया है, पिगमाउंट होना चाहिए। फ्रांस और पिगमाउंट के बीच क्या समझौता हुआ। पहले यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन था काउंट काबूर ने फ्रांस के किस शासक से संधि की, नेपोलियन तृतीय से। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया
कि फ्रांस और पिगमाउंट के बीच क्या समझौता हुआ। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है, फ्रांस इटली ऑस्ट्रिया युद्ध में, फ्रांस इटली ऑस्ट्रिया युद्ध में इटली को सैन्य सहयोग देगा, इटली को सैन्य सहयोग देगा और उसके बदले फ्रांस को नीस और सेवाय 2 क्षेत्र देगा। फिर आंसर देखते हैं। फ्रांस इटली और ऑस्ट्रिया युद्ध में इटली को सैन्य सहायता देगा और उसके बदले इटली फ्रांस को नीस और सेवाय 2 क्षेत्र देगा। तो समझ लेते हैं कि फ्रांस और पिगमाउंट के बीच जो संधि हुआ, तो इस संधि में क्या हुआ कि फ्रांस क्या करेगा, ऑस्ट्रिया के विरोध में और इटली के समर्थन में इटली का सैन्य समर्थन देगा। उसके बदले में फ्रांस इटली का 2 क्षेत्र लेगा, नीस और सेवा। तो ये संधि हुआ था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर समझेंगे, सारांश के रूप में भी समझेंगे हम लोग। पिगमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब प्रारंभ हो गया। पिगमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध कब प्रारंभ हो गया, यहाँ का हो गया है तो 1859-60 ईस्वी में। याद रखना है 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिगमाउंट के बीच युद्ध हो गया। और फिर देखिए क्या हुआ, इटली ऑस्ट्रिया युद्ध में किसकी हार हुई था, ऑस्ट्रिया की। यानी इटली और ऑस्ट्रिया के बीच यानी पिगमाउंट के बीच जो युद्ध हुआ उसमें किसकी हार हुई, ऑस्ट्रिया की। कैसे हुई, तो इटली का यानी पिगमाउंट का समर्थन किया फ्रांस। एक तरफ से फ्रांस की सेना और दूसरी तरफ से पिगमाउंट की सेना ने मिलकर जोर शोर से आंदोलन किया, लड़ाई किया और जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। तो याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पिगमाउंट ऑस्ट्रिया युद्ध में पिगमाउंट ने ऑस्ट्रिया के कौन कौन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जब लड़ाई हुआ ऑस्ट्रिया और पिगमाउंट के बीच, तो पिगमाउंट ने ऑस्ट्रिया के कौन कौन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर, ये याद रखना है। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर अधिकार कर लिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, काउंट काउर ने इटली के कौन कौन भागों का एकीकरण किया। तो इस तरह से जब ये अधिकार हो गया तो फिर काउंट काउर जो अपना योगदान रहा ये सब में, ये जो पूरा जितना आंदोलन हुआ सब में काउंट काउर का ही योगदान है। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, काउंट काउर ने इटली के कौन कौन भागों का एकीकरण किया। रोम, इटली की राजधानी रोम है, और दक्षिणी इटली को छोड़कर इटली के सभी राज्यों का, एक इटली के बाकी राज्यों का एकीकरण कर दिया। सिर्फ रोम बच गया और दक्षिणी इटली बच गया। तो यहाँ तक याद रखना है। तो हम एक सारांश के रूप में इसको समझेंगे, एक सारांश के रूप में इसको समझते हैं कि क्या क्या हुआ, और फिर तब सारांश भी याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी याद रहेगा, आप पूरी तरह अच्छी तरह से इसको समझ। तो अब हम इसका इटली का एकीकरण में जो विक्टर इमैनुअल और काउंट काउर है उसका जो है कि क्या योगदान रहा उसको सारांश के रूप में समझते हैं। तो इटली का एक राज्य सार्डिनिया पिगमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल बना, और विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी विचारधारा का था। याद रखना है कि नया सार्डिनिया पिगमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल बना, और विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और काउंट काबूर कैसा था, तो एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी विचारधारा का था, ये याद रखना है। और उन्होंने क्या किया देखिए, तो उन्होंने क्या किया कि काउंट काबूर इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था, तो ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया याद रखना है,
ऑस्ट्रिया को मानता था और बिना किसी का सहायता लिए बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो इसीलिए ये काउंट काबूर चाहता था कि इसको फ्रांस सहायता करे, और सहायता ऐसे कैसे करता। इसीलिए 1853-54 ईस्वी में फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध चल रहा था। तो उसमें फ्रांस और क्रीमिया लड़ रहा था। तो यही मौका देखकर काउंट काबूर ने दिमाग लगाया और उसने फ्रांस के समर्थन में अपनी सेना भेज दिया क्रीमिया के विरुद्ध में, जबकि फ्रांस कोई सहायता नहीं मांगा था। और अपना सैन्य समर्थन जब भेजा दिया तो फ्रांस और क्रीमिया के युद्ध में क्रीमिया की हार हुई। तो इसके बाद जब शांति सम्मेलन हुआ तो कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ तो वहाँ पर फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को भी बुलाया और पिगमाउंट को भी बुलाया। क्यों? क्योंकि वह सैनिक सहायता दिया था। वहीं पर काउंट काबूर ने इटली का भी बात खोल दिया कि ऑस्ट्रिया ने इटली पर हस्तक्षेप किया है, अधिकार कर लिया है जो गैर कानूनी है, जिसके कारण यूरोप के अन्य देशों का नज़र इटली पर गया और उसको ऑस्ट्रिया को गैर कानूनी घोषित कर दिया। साथ साथ काउंट काबूर दिमाग लगा करके नेपोलियन तृतीय यानी फ्रांस के जो उस समय शासक थे नेपोलियन तृतीय से संधि कर लिया, और संधि करके क्या किया, अपना सैन्य सहायता देने की बात हो गया। संधि में हुआ कि आप हमें सैन्य सहायता दीजिए, उसके बदले हम आपको 2 क्षेत्र देंगे, इटली का नीस और सेवा क्षेत्र देंगे। और ये बात तय हो गया। ये देखिए काउंट काबूर का चित्र है और फोटो है काउंट काबूर का। एक सफल कूटनीतिज्ञ था। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया और पिगमाउंट के बीच युद्ध छिड़ गया। कब? 1859-60 ईस्वी में। और युद्ध जब हुआ तो उसमें फ्रांस पिगमाउंट के तरफ से सहायता दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की हार हुई। और इस तरह से ऑस्ट्रिया क्या हुआ कि हार गया, और ऑस्ट्रिया का लोम्बार्डी और वेनेशिया पर क्या हुआ, पिगमाउंट का अधिकार हो गया। इस तरह से इटली का एकीकरण लगभग हो गया। तो इटली का एकीकरण तो कहाँ तक हुआ, तो काउंट काबूर ने रोम और दक्षिणी इटली को छोड़कर सभी इटली के राज्यों का एकीकरण कर दिया। तो बाकी जो बचा फिर गैरिबाल्डी ने किया, और जो बचा उसको विक्टर इमैनुअल ने खुद किया। दुर्भाग्यवश 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो पूरा इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। तो और भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इस तरह से भी चलते जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा होगा, और एक एक करके पढ़ते चलें, समझते चलें। इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।